हैप्पी न्यू ईयर। 1 जनवरी 2026 को जब हम सब ये बोल रहे थे तभी इंडिया की गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने एक नया वीजा कैटेगरी ऑफिशियली लॉन्च किया। नाम रखा उसका EB4, फुल्ली डिजिटल 72 आवर्स के अंदर प्रोसेसिंग एंड फास्ट ट्रैकिंग। ये वीजा स्पेसिफिकली एक काम के लिए डिजाइन किया गया था, चाइनीज इंजीनियर्स को इंडिया में तेजी से लाना ताकि वो मेक इन इंडिया फैक्ट्रीज को कमीशन कर सके। मतलब इंडिया की गवर्नमेंट को ऑफिशियली एक नया टाइप का वीजा क्रिएट करना पड़ा स्पेसिफिकली चाइनीज टेक्नीशियंस के लिए, क्योंकि उनके बिना इंडिया की सेल्फ रिलायंट बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, सोलर की फैक्ट्रीज, ये सारी बंद पड़ रही थी क्योंकि इसका काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। कुछ देर के लिए इस बात को जरा सेटल होने दो। इंडिया क्योंकि चाइना से जियोपॉलिटिकली टेंस रिलेशनशिप रखता है, जिस देश के साथ 2020 में गलवान में सोल्जर्स हमारे लड़ चुके हैं, उस देश के इंजीनियर्स के लिए फास्ट ट्रैक वीजा हमें बनाना पड़ा, क्योंकि उनके बिना मेक इन इंडिया फिजिकली काम नहीं कर पा रहा है। ये एक हेडलाइन नहीं है, ये कन्फेशन है और इसमें इतनी कोई बुरी बात भी नहीं है, पर जरा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों देखो, ये जो कन्फेशन मैंने भी आपको बताया, इसको समझने के लिए हमें 2021 में जाना होगा। ये वो साल है जब इंडिया की गवर्नमेंट ने एक मैसिव पॉलिसी अनाउंस करी जिसका नाम है PLI स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। PLI का मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क जिसमें सरकार कहती है इन्वेस्ट करो, मैन्युफैक्चर करो, डोमेस्टिक वैल्यू ऐड करो और हम तुम्हें इंसेंटिव देंगे। 18,100 करोड़ यानी लगभग $2 बिलियन से ज्यादा एक सिंगल स्कीम में। और टारगेट क्या था? 2025 तक इंडिया में 50 गीगावाट आवर की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। 50 गीगावाट आवर का मतलब समझ रहे हो? इट इज इनफ टू पावर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एवरी ईयर। लेकिन कंपनीज कौन सी थी? ओला इलेक्ट्रिक, रिलायंस न्यू एनर्जी, राजेश एक्सपोर्ट्स और एक और कंपनी थी Hyundai ग्लोबल मोटर, जो बाद में बोगस निकली। ठीक है, प्रेस रिलीजेस आते हैं, यूफोरिया होता है, इंडिया बैटरी का सुपर पावर बनेगा, ये सारी बातें शुरू हो जाती है। और फिर हकीकत क्या आती है? अक्टूबर 2025 तक टारगेट डेट के करीब इंडिया ने आखिर कितना कमीशन किया था पावर? 1.4 गीगावाट आवर। 50 गीगावाट आवर का टारगेट और 1.4 गीगावाट आवर हमने एक्चुअल में कमीशन किया, मतलब जस्ट 2.8%। 2.8%। आप समझ रहे हो ये कितना कम होता है? और ये भी जो कैपेसिटी थी वो सिर्फ एक कंपनी की थी, ओला इलेक्ट्रिक। अब वो और बढ़ा रहे हैं, बाकी प्लेयर्स भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? और ओला इलेक्ट्रिक भी जो कर रहा है वो अभी तक डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन का जो रिक्वायरमेंट है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है। आखिर ये इश्यूज क्या चल रहे हैं? और इसी की वजह से इंसेंटिव जो इतना अनाउंस किया था 18,100 करोड़, ये अभी तक डिस्बर्स होना शुरू क्यों नहीं हो पाया है? और बस ये नहीं, हमारी सरकार ने एस्टिमेट किया था इन सब के कारण जो इकोसिस्टम बनेगा उससे 10 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। एक्चुअल में कितनी जॉब्स अभी तक क्रिएट हुई है? 1118 जॉब्स, दैट्स ऑल। 0.12% रियलाइजेशन हुआ है। ये सारे नंबर्स इतने ज्यादा स्टार्क हैं कि इन्हें बार बार पढ़ोगे तो भी ये अच्छे नहीं लगेंगे आपको। और दूसरे बेनिफिशियरीज का क्या हाल है, ये तो स्टोरी और भी क्लियर हो जाती है। Hyundai ग्लोबल मोटर जो मैंने आपको बताया, उनको 20 गीगावाट आवर का एलोकेशन था, बाद में उनको वो विड्रॉ करना पड़ा कि पता चला ये Hyundai ग्रुप की है ही नहीं, ये कोई और था, बोगस एंट्री निकली। दूसरी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स, जिनको 5 गीगावाट आवर का एलोकेशन था। लैंड एक्विजिशन से आगे नहीं बढ़ पाई ये लोग, फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज की रिपोर्ट आई और अब क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। फिर आते हैं आपके रिलायंस न्यू एनर्जी, हमारे मुकेश अंबानी जी की कंपनी। उन्होंने 10 गीगावाट आवर की कैपेसिटी 2 बार में जीती। फैसिलिटी अभी कंस्ट्रक्ट हो रही है, 2026 का टारगेट है। हर कंपनी की अलग स्टोरी है, लेकिन एक कॉमन थ्रेड हर जगह है। बैटरी गीगा फैक्ट्री बनाना ये कोई नॉर्मल फैक्ट्री नहीं है। एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे $2 मिलियन से लेकर के $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इस प्रोसेस में एक भी मिस्टेक, इलेक्ट्रोड कोटिंग में एक जरा सा भी डस्ट का पार्टिकल, ये सब पूरे के पूरे बैच को रिजेक्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है। कितना बड़ा लॉस होगा आप सोच भी नहीं सकते। प्रेसिजन का लेवल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से कंपेयर करो, ऑटोमोटिव से नहीं, ये उस लेवल का काम है। एंड सच्चाई तो ये कि हमारे हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के पास आज के दिन ये एक्सपीरियंस है नहीं, ना इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है, ना ही ट्रेन वर्कफोर्स है, ना ही अपस्ट्रीम सप्लाई चेन है। और गवर्नमेंट ने दिया 2 साल का इंस्टॉलेशन टाइमलाइन, 2 साल के अंदर सब कुछ करके दिखा दो। स्क्रैच से स्टार्ट करके, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं, कोई इकोसिस्टम नहीं, और पेनल्टी भी 0.1% का परफॉर्मेंस सिक्योरिटी हर दिन के डिले पर। एक तरफ अग्रेसिव टाइमलाइन है, दूसरी तरफ फाइनेंशियल पेनल्टीज है, और बीच में एक वॉइड है जिसमें कोई सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और ये सब वो कारण बने जिसके कारण एक्चुअल में टारगेट कुछ और था और अचीवमेंट खाली 2.8% हुआ। लेकिन सबसे अंडर अप्रिशिएटेड बॉटलनेक तो वो था जो मुझे फ्रैंकली सबसे ज्यादा शॉकिंग भी लगा। बैटरीज बनाने की जो फैक्ट्रीज है उनमें जो मशीन्स लगनी है वो सबके सब भी चाइना ही बनाता है। वुक्सी लीड इंटेलिजेंट इक्विपमेंट, यिंके टेक्नोलॉजी, हांगे टेक, ये चाइनीज फर्म्स गीगा फैक्ट्री इक्विपमेंट बनाती हैं जो कि दुनिया में बड़े बड़े बैटरी मैन्युफैक्चरर्स आज के यूज करते हैं। मतलब अगर आप नॉन चाइनीज बैटरीज भी बना रहे हो, उसकी मशीनें आपको चाइना से ही लेनी पड़ेगी। वुक्सी लीड के पास आज के इन अकेले 3600 से ज्यादा पेटेंट्स हैं।
1.8 मिलियन स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है और ये CATL, टेस्ला, LG एनर्जी इनके लिए इक्विपमेंट सप्लाई करता है। दूसरी कंपनी जिसका नाम मैंने अभी लिया था यींगे, उसकी स्टैकिंग मशीन 0.1 सेकंड से कम में एक पीस प्रोसेस करता है। 99.5% यील्ड रेट है इसकी और ये मशीन इंस्टॉल करने के लिए, कैलिब्रेट करने के लिए, जब भी कोई इशू आए तो उसे डायग्नोज करने के लिए आपको कौन चाहिए? चाइना के ही इंजीनियर्स, इसी कंपनी के इंजीनियर्स। 2024 में जब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशंस, स्पेशली इंडिया और चाइना के हालात काफी ज्यादा टेंस चल रहे थे, तब इंडियन वीजा प्रोसेसिंग फॉर चाइनीज टेक्नीशियंस ये बहुत ज्यादा फ्रोजन चल रहा था। काफी ज्यादा लोगों को मिल ही नहीं रहा था। फैक्ट्रीज फिजिकली रेडी थी, मशीनें इंडिया आ गई थी, इंजीनियर्स आ नहीं पा रहे थे, तो कमीशनिंग भी हो नहीं पा रही थी, डेली पेनल्टीज चढ़ रही थी। तो ये सारी की सारी जो कंपनीज हैं ये DPIIT के पास जाने लग गई। DPIIT मतलब सरकार का एक विभाग है, आप इतना समझ लीजिए, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और उनको कहा कि यार कुछ करो, हमारी फैक्ट्रीज बन गई है, इन्वेस्टमेंट लग गया है, कर्जा है हमारे ऊपर, इसको ऑपरेट हमें करना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ बंद पड़ा है। तो सरकार एक्शन पे आई और फाइनली जनवरी 2026 में जाकर के इतने टाइम बाद एक नया वीजा लॉन्च हुआ, EB4 वीजा। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक हिस्टोरिक एडमिशन था हमारी सरकार की तरफ से कि मेक इन इंडिया को चाइनीज इंजीनियर्स की जरूरत है। अब एक स्टोरी और है लेकिन जो कि इन सभी चीजों को और भी ज्यादा शार्पली डिफाइन करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिया का सबसे पावरफुल कॉन्ग्लोमरेट, ये लोग एक साल में लगभग 75 to 80,000 करोड़ का पैट करते हैं। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन्होंने प्लान बनाया कि चाइना की हीथियम नाम से एक एनर्जी स्टोरेज कंपनी है, ये उनकी बैटरी IP को लाइसेंस करेंगे और 40 गीगावाट आवर की फैक्ट्री बनाएंगे, जिसको आगे चल के हम 100 गीगावाट आवर की कैपेसिटी पे एक्सपैंड कर पाएंगे। आप अगर सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार PLI स्कीम के अंदर तो इनको बहुत छोटी कैपेसिटी के लिए इंसेंटिव दे रही है, इनके गोल्स और भी ज्यादा बड़े थे एंड उसके लिए नेगोशिएशंस चल रही थी। और फिर बीजिंग ने ग्रिप को टाइटन करना शुरू कर दिया। चाइनीज गवर्नमेंट ने इंक्रीजिंगली एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाने शुरू किए, वो भी किसके ऊपर? ग्रीन टेक्नोलॉजी IP के ऊपर, सोलर की टेक्नोलॉजी के ऊपर, बैटरी की टेक्नोलॉजी के ऊपर, EVs की बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर, हर किसी के ऊपर। एंड इसी में जो बैटरी टेक्नोलॉजी की मैं बार बार बात कर रहा हूं, उन्होंने प्रैक्टिकली उसे एक नेशनल सिक्योरिटी एसेट डिक्लेयर कर दिया। और रिजल्ट क्या होता है? लिथियम के साथ जो डील चल रही थी उसका क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है। रिलायंस के इंटरनल असेसमेंट में कहा गया है कि बिना चाइनीज IP के कॉस्ट एग्जीक्यूशन ज्यादा होगा, रिस्क ज्यादा होगा और ग्लोबल बैटरी मार्केट में ऑलरेडी एक्सेस कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, जिससे प्राइस कंपटीशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एंड ऐसे में रिलायंस ने क्या किया? उन्होंने पिवट किया, जो और कोई रास्ता नहीं है वही अपनाएंगे ना। उन्होंने अपने जो एक्विजिशंस थे, जो कि वेस्टर्न मार्केट्स में उन्होंने किए थे, उनको यूज करना शुरू किया। लिथियम वर्क्स नाम से एक कंपनी है US बेस्ड, जो कि LFP और LMFP IP रखता है। और ऐसी फेराडियन नाम से एक UK बेस्ड कंपनी है जो कि सोडियम आयन टेक्नोलॉजी में है। ये पिवट हो रहा है लेकिन ये स्लोअर मूव है, अनसर्टेन है, हमें नहीं पता इसका आगे चल के आउटकम क्या आएगा। और ऐसी अडानी ग्रुप भी है और JSW ग्रुप भी है, जिनके अगर ऑफिशियल वर्ड देखोगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो इन्होंने फुल स्केल सेल मैन्युफैक्चरिंग के जो भी प्लान्स थे, जो भी इनके आइडियाज थे, उनको पॉज कर दिया है। वो इंपोर्टेड सेल से बैटरी पैक अब यहाँ पे बनाने के काम पे लग रहे हैं। तो इफेक्टिवली यहाँ पे स्टोरी क्या बन रही है कि ये सिर्फ बिजनेस एग्जीक्यूशन की स्टोरी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर की कहानी है। तो इफेक्टिवली चाइना ने क्या किया? उसने क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को एक नेशनल लेवरेज का टूल बना दिया। वो अपना बैटरी IP एक्सपोर्ट करने की बजाय इतना समझ चुका है कि यार जो कंपनी हमसे टेक्नोलॉजी चाहती है उसको परमानेंटली अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लो, तब तो पैसा ही पैसा होगा। और इसीलिए है कि जब इंडिया ने चाइनीज IP मांगा, जैसे रिलायंस के केस में हुआ, बीजिंग ने मना कर दिया। कोई कॉमर्शियल नेगोशिएशन फेलियर नहीं था ये, वो एक स्टेट लेवल डिसीजन था, वो एक सरकारी डिसीजन था। तो फिर से इस सब का मतलब क्या होता है? क्या हमारी PLI स्कीम परमानेंटली फेल हो गई है? आंसर इज नो। हमारा राजा इंडिया की ट्रेडिशनल लेड एसिड बैटरी सेगमेंट की अगर बात करें तो वहां पे ये बहुत बड़ा प्लेयर है, इनका लगभग 25 to 30% मार्केट शेयर है। एंड इन्होंने चाइना की गोशन हाईटेक उसके साथ लाइसेंसिंग अग्रीमेंट किया और अब वो 9500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके गीगा कॉरिडोर बना रहे हैं तेलंगाना में। और ऐसे ही आपकी एक्साइड इंडस्ट्रीज, जो कि लगभग 70% का मार्केट शेयर रखती है ऑटोमोटिव सेगमेंट में, इन्होंने चाइना के SVOLT के साथ अग्रीमेंट किया और 6 गीगावाट आवर की फैसिलिटी FY26 में कॉमर्शियल होने की बात थी। अभी हुआ नहीं है तो शायद जल्द हो जाएगा। और इन्होंने ऑलरेडी Hyundai और Kia के साथ अग्रीमेंट भी कर लिए हैं कि बॉस हम यहाँ पे जो बैटरी बनाएंगे, जो सेल बनाएंगे, सब हम आपको देंगे। प्रोग्रेस हो रही है मतलब, लेकिन ये प्रोग्रेस चाइनीज IP के साथ हो रही है, उसके साथ ही हो रही है। मतलब क्या हुआ? फैक्ट्रीज बनेंगी, सेल निकलेंगे, मेड इन इंडिया स्टैंप भी लगेगा, लेकिन ब्लूप्रिंट चाइनीज होगा, केमिस्ट्री चाइनीज होगी, सप्लाई चेन चाइनीज होगी, इंजीनियर्स चाइनीज होंगे, उनके बिना नहीं होगा। वही पैराडॉक्स वापस आ जाता है यहाँ पे, सिर्फ एक अलग फॉर्म में। और इस पैराडॉक्स का एक ही पोटेंशियल एस्केप रूट है, जो अगले वीडियो में आपको मैं जरूर दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो ग्रो एज को। मैं हूं जयंत मुंद्रा, देखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.